बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। हम अपना जो पार्ट 2 का चैप्टर 2 है, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, कि किस तरह से हम डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, ये इस डिज़ाइन का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो क्या है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर आज हम फर्दर कुछ चीज़ें जो है वो देखते हैं। अब आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल। आपको याद होगा कि हमने दो मॉडल पढ़े थे, एक फिजिकल मॉडल था और एक लॉजिकल मॉडल था। लॉजिकल मॉडल में नाम से पता चल रहा है कि सारी डिटेल जो है वो लॉजिक्स की होगी, वो लॉजिकल रिलेशंस की होगी, जबकि फिजिकल मॉडल जो है वो कोई ना कोई लेआउट होगा। लेकिन फिलहाल हम इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं। द लॉजिकल मॉडल contains the definition of data to be stored in database। अब देखें ना, लॉजिकल मॉडल लॉजिकली काम करेगा, और लॉजिक क्या है कि जो डाटा आपने डेटाबेस में स्टोर करना है उसके बारे में पहले से इसे पता होना चाहिए कि मेरे पास आने वाला डाटा किस तरह का है। उसका फायदा यह है कि अगर कभी कोई उस डाटा के अलावा किसी और टाइप का डाटा इसके अंदर स्टोर करने की कोशिश करेगा तो ये उसे क्या कर देगा, ये उसे इनकार कर देगा कि नहीं भाई, ये डाटा, इसकी डेफिनेशन मेरे पास है ही नहीं, मैं, मेरे लिए यूजलेस डाटा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इट आल्सो कंटेन्स द रूल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डाटा। अब देखें, पहले डेफिनेशन, अब रूल्स और इंफॉर्मेशन कि जिस डाटा की डेफिनेशन इसके अंदर स्टोर है उसके लिए प्रोसीजर क्या है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, किस तरह से उस डाटा को, ये नहीं है कि जिस डाटा की परमिशन है वो किसी भी तरह आप जाके जनाब वहां पे बस बंडल लगा दे, बल्क लगा दे, नहीं नहीं, बल्कि उसको कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग आप उस टाइप का डाटा सिर्फ सेव कर सकते हैं या उस टाइप का डाटा जो है वो डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। ऑल एंटिटीज, their attributes and their relationships are described in logical model। एंटिटी का आपको पता है कि वो चीज जिसके बारे में डाटा स्टोर किया जाना है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी जो सब टाइटल्स होते हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, और फिर इन एट्रीब्यूट्स के रिलेशंस बने हुए होते हैं। वो आपको याद होगा कि कौन सा एट्रीब्यूट किस एट्रीब्यूट के साथ किस तरह से कनेक्टेड है, ये हमारे पास रिलेशन होते हैं। ये सारे के सारे हमें पहले लॉजिकल मॉडल में इन डिस्कस करने पड़ते हैं, लॉजिकल मॉडल में बताने पड़ते हैं, उसके बाद जाके ये प्रैक्टिकली डेटाबेस में पॉसिबल होते हैं। इट इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। अब ये देखो ना, उसने एक लाइन में सारी बात ही खत्म कर दी है कि जो डाटा स्टोर करना है ना उसके बारे में A to Z कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, सारी की सारी डिटेल आपको लॉजिकल मॉडल में बतानी पड़ेगी। अब अगर हम लॉजिकल मॉडल को देखें तो सबसे पहले रिप्रेजेंट एंटिटी, एंटिटी के बारे में बात करें, उसके बाद उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स के रिलेशंस के बारे में बात करें, उसके बाद जनाब इन रिलेशंस को मर्ज करें, थोड़ा सा मर्ज करें किस तरह से कि इनके अंदर अगर कोई डुप्लीकेशंस आ रही हैं, बार बार कोई चीज रिपीट हो रही है तो उससे थोड़ा सा अवॉइड करें। और फिर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है चीज को रिफाइन करना। अगर पिछले स्टेप्स में उसमें कोई कमी रह गई है तो यहां पे आगे उसके बिल्कुल खत्म कर देना। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन चीजों को। पहला है रिप्रेजेंट एंटिटीज। ईच एंटिटी इन अ ER डायग्राम, ये डायग्राम जो आपके सामने बनी हुई है ER डायग्राम, इसके अंदर जो भी एंटिटीज रिप्रेजेंट हो रही हैं एज अ रिलेशन इन रिलेशनल मॉडल, ईच एंटिटी इन अ ER डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एज अ रिलेशन इन रिलेशनल मॉडल। हमें पता है कि विदाउट रिलेशन हम टेबल नहीं बना सकते, तो
जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो सारे के सारे जो है उसका आप ये कह लें कि एक दूसरे के साथ रिलेट करना जरूरी है। मसलन हम जिस एंटिटी के बारे में उसके एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, वो उनके रिलेशंस हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी ईआर डायग्राम के थ्रू। अगर हम ईआर की एब्रीविएशन की बात करना चाहें तो ई फॉर एंटिटी, आर फॉर रिलेशन, यानी कि एंटिटी के रिलेशन की जो डायग्राम हमारे पास बनती है वो ईआर डायग्राम है। इन दिस प्रोसेस द नेम ऑफ एंटिटी बिकम्स द नेम ऑफ रिलेशन, यानी कि जो एंटिटी का नाम है वो आपके पास रिलेशन का भी नाम बन जाएगा। द आइडेंटिफायर ऑफ एंटिटी टाइप बिकम्स द प्राइमरी की। आइडेंटिफायर यानी कि सर्च करने के लिए जो आप यूज करते हैं। The remaining attributes of entity type become non-key attributes. Non-key attributes का मतलब क्या है, जिनकी बेस पे आप सर्च नहीं कर सकते। फॉलोइंग एग्जांपल एक्सप्लेन द प्रोसेस। अब देखें ना, एंटिटी एम्प्लॉय, एंटिटी क्या है, एम्प्लॉय, और इसके अंदर हमने बात की आइडेंटिफायर की, तो आइडेंटिफायर इज एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी ये आइडेंटिफायर है। इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा, ये एक प्राइमरी की बन जाएगा। एम्प्लॉय के बारे में सर्च करने के लिए आप एम्प्लॉय आईडी देंगे तो उस एम्प्लॉय की डाटा आपके पास आ जाएगा, और उसके डाटा के अंदर कौन कौन सी चीजें हमने रखी हुई हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें एक एट्रीब्यूट नेम का है, दूसरा एट्रीब्यूट एड्रेस का है, और तीसरा एट्रीब्यूट बर्थ डेट का है। यानी कि टोटल 4 एट्रीब्यूट्स थे, जिनमें से 1 2 3 4, जिनमें से एक को हमने प्राइमरी की बता दिया। इसको जैसे ही हम सर्च के अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये आइडेंटिफायर के तौर पर वर्क करेगा और अपनी एंटिटी के बारे में जितने भी बाकी एट्रीब्यूट्स हैं वो शो कर देगा। तो ये जो एंटिटी है एम्प्लॉय, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेशन का नाम भी खुद ही बन जाएगा। उसके बाद ये उसी चीज की देखें, एम्प्लॉय आईडी हमारे पास प्राइमरी की थी, नेम, एड्रेस और बर्थ डेट ये बाकी एट्रीब्यूट्स थे। एम्प्लॉय एंटिटी इज कन्वर्टेड इनटू रिलेशन। एम्प्लॉय जो था, जो यहाँ पे एज एन लास्ट में हमारे पास एंटिटी काउंट हो रहा था, वो रिलेशन का नाम भी, क्योंकि हमने बात की थी पहले कि रिलेशन का नाम बन जाती है एंटिटी। एट्रीब्यूट्स एंटिटी आर फील्ड्स ऑफ रिलेशन। अब वो एट्रीब्यूट्स ये सारे के सारे हैं, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एड्रेस है और बर्थ डेट है। द डाटा मॉडल डिस्क्राइब्स एम्प्लॉय आईडी एज आइडेंटिफायर। अब ये अगर आइडेंटिफायर है तो इसकी निशानी क्या है, की से अंडरलाइन कर दिया गया। अबव रिलेशन इज यूजिंग एम्प्लॉय आईडी एज प्राइमरी की। तो जब भी आपने सर्च करना होगा किसी के बारे में, किसी एम्प्लॉय के बारे में, तो आप उसकी आईडी जो है, एम्प्लॉय आईडी, उसको यूज करेंगे एज अ प्राइमरी की, और उसके बाकी एट्रीब्यूट्स जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। सेकेंड थिंग इज रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स। रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। Each relation in ER for entity relation diagram must also be represented in relational model. The representation depends upon the nature of relation, कि आप जो relation बना रहे हैं वो relation है किस किस्म का। In some cases, अब वो बता रहा है, a relation can be created between two relations। अब बात को थोड़ा सा ध्यान से, कि दो रिलेशन पहले से बने हुए हैं, उनके दरमियान, उन दोनों रिलेशंस के दरमियान कोई तीसरा रिलेशन बना देना, इन विच वन रिलेशन हैज द प्राइमरी की एंड द अदर रिलेशन हैज फॉरेन की। आपको याद होगा हमने 2 टेबल बनाए थे, एक टेबल के अंदर प्राइमरी की थी और दूसरा टेबल हमने बनाया था जिसके अंदर फॉरेन की थी, और फिर ये फॉरेन की के थ्रू हम इस प्राइमरी की को भी एक्सेस करते थे। इन अदर केसेस रिलेशन, ये तो पहला केस था ना। उसके बाद in other cases a relationship can be created using a new relation that contains the primary key attributes of both relations as foreign। अब ये एक नया रिलेशन है, दोनों रिलेशंस के जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स हैं वो दूसरे के लिए फॉरेन की है, यानी कि एक के लिए प्राइमरी है दूसरे के लिए फॉरेन है।
दूसरे के लिए अगर प्राइमरी है तो पहले के लिए फॉरेन है। बोथ एट्रीब्यूट्स बिकम द कंपोजिट प्राइमरी की। आपको याद होगा कंपोजिट प्राइमरी की, जब हम एक से ज्यादा प्राइमरी कीज को यूज किया करते थे। उसके बाद हमारे पास था मर्ज द रिलेशंस। मर्ज द रिलेशन में हमने पढ़ा था कि मे बी रिडंडेंट रिलेशंस, रिपीटिंग रिलेशंस, इट मींस टू और मोर रिलेशंस मे डिस्क्राइब द सेम एंटिटी टाइप। यानी कि हम किसी एक एंटिटी के लिए ज्यादा रिलेशंस बना बैठे हैं तो हमें क्या करना होगा, उन्हें सिंप्लीफाई करना होगा। उनके अंदर जो डुप्लीकेशन है, जो रिडंडेंसी है, उसको खत्म करना होगा। The redundant relations must be merged to remove the redundancy. हमें उन्हें मर्ज करना पड़ता है। This process is known as view integration। यानी कि हम क्या करते हैं कि वहां पे अगर कहीं पे रिडंडेंसी अगर हो रही हो तो उसको बेटा खत्म कर देते हैं, उस रिडंडेंसी को। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, लास्ट स्टेप। अगर किसी वजह से बाकी किसी स्टेप में कोई डुप्लीकेशन फिर भी बाकी रह गई है तो नॉर्मलाइजेशन के स्टेप में उसे खत्म कर दिया जाता है। The relation created in above steps may have some unnecessary redundancy. Some certain anomalies or error may arise while updating these relations. तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन रिफाइंस दीज रिलेशन टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। ना उसके अंदर रिडंडेंसी को रहने देता है, ना अनोमली या एरर को रहने देता है, बल्कि क्या करता है, यानी कि आप ये कह लें कि जब आप कोई काम कर लेते हैं ना तो उसको फाइनल एक टच देते हैं जिसके अंदर आप देखते हैं कि अगर किसी उसके हिस्से में आप उसके के सारे प्रोसीजर को चेक करते हैं कि कहीं उसके किसी पार्ट में कोई कमी तो नहीं रहेगी। अगर कहीं पे आपको लगता है कि कोई कमी रह गई है तो आप उसे क्या करते हैं, उस कमी को दूर करते हैं, उस कमी को रिमूव करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये हमारा है नॉर्मलाइजेशन, जहां पे हम उस चीज को वाइंड अप करते हैं। तो इन चीजों को बेटा हम एक दफा फिर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास हमने बात की कि हम अपना पार्ट 2 का चैप्टर 2 जो हमारा है डेटाबेस वाला, जो हमारे पास डेटाबेस के टॉपिक्स है, उनमें डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए कौन कौन सी चीजों का हमें पता होना चाहिए, या किन किन स्टेप से या किन किन प्रोसेस से गुजर के डेटाबेस डिजाइन होती है। तो उसके अंदर हमने 2 मॉडल्स पढ़े हैं, लॉजिकल मॉडल और फिजिकल मॉडल, और आज हम बात कर रहे हैं लॉजिकल मॉडल। लॉजिकल मॉडल एक्चुअली जो डाटा आपने अपनी डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है उसकी डेफिनेशंस को अपने पास रखता है। उसकी डेफिनेशंस पहले से इसे पता होनी चाहिए। इसके अलावा उस डाटा की डेफिनेशंस के साथ साथ उस डाटा को सेव करने के रूल्स, स्टोर करने के रूल्स और उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये भी आपके लॉजिकल मॉडल को पता होने चाहिए। उसके बाद एंटिटीज, सारी की सारी एंटिटीज कौन सी होती है, जिसके बारे में डाटा स्टोर करना होता है उसे हम एंटिटी कहते हैं। उनके एट्रीब्यूट्स और उनके रिलेशंस, यानी कि एट्रीब्यूट्स के अंदर जो रिलेशंस बनते हैं वो सारे के सारे लॉजिकल मॉडल में डिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। अब अगर ये जो ऊपर हमने सारी बातें की हैं, हम इन सारी बातों को समराइज कर दें यहां तक, तो वो ये एक पॉइंट बनता है कि इट इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। के डेटाबेस के अंदर आपका जितना भी डाटा स्टोर पड़ा हुआ है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। कहाँ पे, लॉजिकल मॉडल के अंदर। अब यहाँ पे इसकी एक ER डायग्राम आ गई है, यानी कि एंटिटी रिलेशन की डायग्राम आ गई है। सबसे पहले रिप्रेजेंट एंटिटीज, उसके बाद रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स, उसके बाद उन रिलेशनशिप्स को इस तरह से मर्ज करना कि उनके अंदर कोई डुप्लीकेशन न रहे, और अगर इन तीनों स्टेप्स के अंदर कोई एरर या डुप्लीकेशन रह गई है तो नॉर्मलाइजेशन में उसको
खत्म कर दिया जाता है, उसको भी नॉर्मलाइज एक रिफाइन कर दिया जाता है। तो हम वन बाय वन इन्हें देखते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंट एंटिटी। एंटिटी के बारे में याद रखिएगा, वो चीज जिसके बारे में हम डाटा सेव कर रहे हैं। ईच एंटिटी इन अ ER डायग्राम या एंटिटी रिलेशन डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एज अ रिलेशन इन रिलेशनल मॉडल। इन दिस प्रोसेस नेम ऑफ एंटिटी, जो एंटिटी का नेम है वो नेम ऑफ रिलेशन बन जाता है। मसलन यहाँ पे एंटिटी का नेम एम्प्लॉय है तो ये नेम ऑफ रिलेशन बन जाएगा। द आइडेंटिफायर एंड एंटिटी टाइप बिकम द प्राइमरी की। अब यहाँ पे आइडेंटिफायर एम्प्लॉय आईडी है तो ये प्राइमरी की बन जाएगा। तो बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स रह जाएंगे वो सारे के सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि उन्हें हम कहीं पे भी सर्च करने के लिए या किसी भी की के अंदर यूज नहीं कर रहे। इसी डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो वो हमारे पास है जो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय एंटिटी जो है सॉरी, वो एम्प्लॉय रिलेशन बन गया। वो किस में कन्वर्ट हो गया? रिलेशन के अंदर। उसके जो एट्रीब्यूट्स थे वो फील्ड्स बन गई उस रिलेशन की। अब जो आपका डाटा मॉडल है वो एम्प्लॉय आईडी को एज आइडेंटिफायर या प्राइमरी की बनाता है और उसे अंडरलाइन कर देता है। तो इसका मतलब है अबव रिलेशन इज यूजिंग एम्प्लॉय आईडी एज प्राइमरी की फॉर ए रिलेशन। तो रिलेशन के लिए वो एज अ प्राइमरी की बन जाए। उसके बाद है रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। ईच रिलेशनशिप इन ER डायग्राम must also be represented in relational model. The representation depend upon the nature of relationship, कि उसका रिलेशन का नेचर क्या है। अब ये इसके दो केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला ये है अ रिलेशन कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टू रिलेशंस, यानी कि ऑलरेडी रिलेशंस बने हुए हैं उनके दरमियान में एक नया रिलेशन बनाना जिसके अंदर एक के पास प्राइमरी की होती है और दूसरे के पास फॉरेन की होती है। ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है कि एक नया जो आपका रिलेशन है वो क्रिएट कर देना जिसके पास प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स होते हैं दोनों रिलेशंस के, और उन्हें वो एज अ फॉरेन की यूज कर लेता है। और उसके बाद है बोथ एट्रीब्यूट्स बिकम कंपोजिट प्राइमरी की। हमें पता है कि जब एक से ज्यादा प्राइमरी की के कंपोनेंट्स हो जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। उसके बाद मर्ज रिलेशन है। अभी आपको बताया है कि हम रिलेशन बनाते हुए सम टाइम डुप्लीकेशंस कर जाते हैं, यानी कि एक ही एंटिटी के एक से ज्यादा रिलेशंस बना देते हैं। तो उसका सॉल्यूशन मर्ज रिलेशंस है ताकि हमारी डुप्लीकेशन या रिडंडेंसी खत्म हो सके। In some cases there may be redundant relations. It means that two or more relations may describe the same entity type. ये डुप्लीकेट हो गए। The redundant relation must be merged. Merged का मतलब क्या है कि वो जो डुप्लीकेशन है ना उसे इकट्ठा कर दिया जाए ताकि डुप्लीकेशन खत्म हो सके। This process is also known as view integration, यानी कि इसे हम व्यू इंटीग्रेशन भी कहते हैं। उसके बाद नॉर्मलाइज रिलेशन है। ऊपर हमने जो 3 स्टेप्स किए हैं, अगर उन 3 स्टेप्स के अंदर किसी वजह से कोई भी एरर आ गया है या उनके अंदर कोई भी डुप्लीकेशन हो गई है या डुप्लीकेशन रह गई है जो मर्ज के अंदर भी खत्म नहीं हुई, तो उसे नॉर्मलाइज रिलेशन के अंदर या नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम खत्म करते हैं। द रिलेशन क्रिएटेड इन अबव स्टेप मे हैव सम अननेसेसरी रिडंडेंसी, यानी कि कोई ऐसी डुप्लीकेशन सेम डाटा के बारे में जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए इसके अलावा कुछ एनोमलीज, और एनोमलीज का मतलब क्या है? एरर्स, यानी कि जब हम ये सारे रिलेशंस बना रहे थे तो माइट भी कोई एक आधा एरर आ गया उसके अंदर, तो हम क्या करते हैं? नॉर्मलाइजेशन रिफाइंस करती है दीज रिलेशंस टू अवॉइड प्रॉब्लम्स। और ये कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं? ये प्रॉब्लम्स रिडंडेंसी हो सकता है, यानी कि आपका डाटा जो है वो डुप्लीकेट, यानी कि सेम एंटिटी के लिए गैर जरूरी तौर पर एक से ज्यादा रिलेशंस आप
बना बैठते हैं किसी भी वजह से। समटाइम डेटाबेस बहुत बड़ी होती है, आपको पता ही नहीं होता कि किस एंटिटी के बारे में मैंने कितने रिलेशंस बना दिए हैं। तो उसको सॉर्ट आउट करके खत्म करने के लिए, और दूसरा आपके पास होता है कि जब आप ये रिलेशंस बना रहे हैं, क्या अपने जो रिलेशंस हैं उन्हें अपडेट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि कहीं पे कोई एरर अकर हो जाए। तो उसके सोल्यूशन के लिए भी हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं, जो कि रिफाइन कर देती है, क्लियर कर देती है इन दोनों प्रॉब्लम्स को, ना डुप्लीकेशन रहने देती है और ना ही आपके पास अनोमली या एरर को रहने देती है। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, यानी कि लॉजिकल मॉडल। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। आपके क्वेश्चंस जो हैं वो जरूर डिस्कस किया करें। थैंक यू बेटा।